चैप्टर 49। अब आगे। शाम के 5 बज रहे थे। वशिष्ठ मेंशन की खामोशी में बस हल्की सी हवा के झोंके खिड़कियों से गुजर रहे थे। शुभ ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में एक सुकून सा माहौल था, पर अन्वी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी जैकेट उतारी, कुर्सी पर रखी और जैसे ही पलटने लगा, पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ी थी अन्वी, पसीने से भीगी हुई, ट्रैक सूट में, माथे पर बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई। वह अभी अभी मैंशन के बने प्राइवेट जिम से वर्कआउट खत्म कर लौटी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक जो उसके हर काम में समर्पण दिखाती थी। शुभ मुस्कुराया, अलमारी की ओर गया और वहां से सफेद तौलिया निकालते हुए बोला, लो, पहले ये पसीना पोंछो, फिर फ्रेश हो जाओ। तुम प्रोटीन शेक लोगी ना? मैं बना देता हूँ। अन्वी ने कुछ जवाब देने से पहले बस हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी था, जैसे किसी अपने का ध्यान पाने की आदत धीरे धीरे जगह बना रही हो। शुभ कमरे से निकलकर नीचे किचन की ओर चला गया। जैसे ही वो गया, अन्वी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अनवर कॉलिंग। अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अनवर, बोलो न, क्या हुआ? उधर से अनवर की उत्साहित आवाज आई, दी, आपको पता है, जीजू तो सच में कमाल के हैं। उन्होंने बस 10 मिनट में कंपनी का डेटा हैक होने से बचा लिया। पूरी टीम हैरान रह गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना स्मार्टली हैंडल कर लेंगे। अन्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में गर्व का एक अजीब सा भाव उभरा। मुझे पता था, उसने धीमे से कहा, वो जितने शांत दिखते हैं, उतने ही सॉलिड हैं अंदर से। तभी कमरे का दरवाजा खुला, शुभ ट्रे लेकर अंदर आया, जिसमें 2 गिलास रखे थे। ये रहा तुम्हारा प्रोटीन शेक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और ये मेरा, क्योंकि तुम्हारे साथ पीना जरूरी होता है। अन्वी ने जल्दी से फोन साइड पर रखा और मुस्कुरा कर बोली, अनवर का कॉल था, वो तुम्हारे ही चर्चे कर रहा था। शुभ ने बस हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, तो फिर मेरी इमेज अब धीरे धीरे ठीक हो रही होगी। अन्वी ने गिलास उठाते हुए कहा, शायद ठीक नहीं, पर अब सबको समझ आने लगा है कि तुम्हारे अंदर की असली ताकत क्या है। शुभ ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मुझे समझ आ रहा है कि मेरी ताकत शायद तुम हो। कमरा कुछ पल को शांत हो गया, बस दोनों के बीच रखे शेक के गिलासों में बर्फ की खनक रह गई, और हवा में वो अधूरी सी मुस्कान जो धीरे धीरे कुछ कहने लगी थी, मगर शब्दों में नहीं ढली। सारांश का फ्लैट, आधी रात का सन्नाटा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें थम सी गई थी, सिर्फ दूर किसी वाहन के इंजन की गूंज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। सारांश अपने छोटे से फ्लैट में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, वही शांत, सधा हुआ चेहरा, जैसे भावनाएं उसके लिए किसी पुराने किस्से का हिस्सा हों। तभी, ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। सारांश ने चौंक कर सिर उठाया। उसके माथे पर शिकन आई। इस वक्त, कौन हो सकता है? वो धीरे से उठा, कदमों की आहट दबाते हुए दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलते ही उसका चेहरा ठिठक गया। सामने खड़े थे उसके पिता, मिस्टर मेहता। सारांश के होंठ अपने आप भींच गए। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा आधा बंद करने की कोशिश की, पर मिस्टर मेहता ने अपना हाथ बीच में रख दिया। उनकी आवाज में थकान थी, पर उतनी ही विनती भी। सारांश, एक बार बात कर ले बेटा। सारांश ने बिना देखे कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कृपया जाए। मिस्टर मेहता की आवाज में दरार थी। कम से कम अपनी माँ की खातिर मेरी बात सुन ले। माँ। बस यही एक शब्द था जो दीवारें तोड़ गया। सारांश के कदम जैसे खुद ब खुद पीछे हट गए। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर आते ही मिस्टर मेहता ने एक पल कमरे को देखा। सादा सा फ्लैट, किताबें, फाइलें और कोने में रखी पुरानी कॉफी मग। सब कुछ बताता था कि यहाँ रहने वाला इंसान कम बोलता है, पर बहुत कुछ महसूस करता है। सारांश ने दरवाजा बंद किया और कहा, कहिए, क्या कहना है? मिस्टर मेहता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी हमसे? हमने जो कुछ भी कहा था, गुस्से में कहा। तुम्हारी बहन को खोया, बस होश ही नहीं रहा कि क्या कह बैठे। उस एक हादसे ने हमें अंदर से तोड़ दिया, पर हमने समझा, शायद तुम हमें दोष दे रहे हो। सारांश चुप रहा। उसकी आंखों में एक दर्द की चमक उभरी, जो तुरंत गायब हो गई। मिस्टर मेहता आगे बोले, एक बार अपनी माँ से मिल ले। वो हर दिन तुझसे मिलने की आस लगाए बैठी है। शायद अगर तू उसे देख ले, तो हम सब फिर से। उनकी आवाज रुक गई। सारांश ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां धीरे से टेबल पर रखे फोटो फ्रेम को छू गईं। एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो, उसकी बहन और उसके पेरेंट्स हंस रहे थे। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, आप लोग तब याद आए जब सब बिखर गया, जब बहन को खोया,
तब आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। माँ रोती रही और मैं सब देखता रहा। मिस्टर मेहता की आंखें भर आईं। मुझे पता है बेटा, हमने बहुत गलतियां की, पर अब अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो शायद तेरी माँ कभी सुकून से नहीं जी पाएगी। सारांश ने लंबे सन्नाटे के बाद धीरे से कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब ठीक हो जाएगा, पर एक बार मैं माँ से मिलने आऊंगा। मिस्टर मेहता की आंखों में राहत की झलक आई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे के कंधे पर हाथ रखा, पर सारांश ने हल्के से कदम पीछे हटा लिए। इतना ही काफी है आज के लिए, सारांश ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर मेहता ने सिर झुका दिया, दरवाजे की ओर बढ़े, फिर ठहरकर बोले, तेरी माँ को बता दूंगा कि तू आएगा। जैसे ही वो बाहर निकले, सारांश ने दरवाजा बंद किया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा लौट आया, पर अब उस सन्नाटे में कहीं अंदर एक पुरानी आवाज गूंज रही थी, भैया, मुझे बचा लो। सारांश ने आंखें बंद की, पर वो आवाज उसके भीतर उतर चुकी थी। उसने खुद से कहा, कुछ रिश्ते चाहे जितने दूर चले जाएं, अतीत उनसे पीछा नहीं छोड़ता। सारांश की पलकें भीगने लगी। उसने सिर झुकाए बस इतना कहा, आप लोग अब खुश हैं तो वहीं रहिए, मेरे बिना भी आपकी जिंदगी चल रही है। आदित्य ने गहरी सांस ली, दरवाजे की ओर मुड़े और बस इतना बोले, बेटा, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब तुझे लगे कि कोई अपना नहीं रहा, तब याद रखना तेरे पिता जिंदा हैं। उनके कदमों की आहट दूर तक गूंजती रही। दरवाजा बंद होने के बाद सारांश कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। दीवार पर टंगी अपनी फैमिली फोटो को देख उसकी आंखें भर आईं। उस तस्वीर में मां की मुस्कान, बहन की शरारत और पिता की गर्व भरी आंखें थीं। वो पल उसकी रगों में जैसे जहर की तरह उतर गए। चैप्टर 50। अब आगे। अगली सुबह रावल ग्रुप्स। सुबह की ठंडी हवा ऑफिस के शीशे वाले गलियारों में बह रही थी। रावल ग्रुप्स का माहौल हमेशा की तरह सजीव और तेज था। हर डिपार्टमेंट में लोगों की भाग दौड़, लैपटॉप की क्लिकिंग, फोन की रिंग और कॉफी मशीन की खुशबू। सारांश हमेशा की तरह समय पर पहुंचा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। गुड मॉर्निंग सर, असिस्टेंट विक्रम से मुस्कुराकर कहा और अपने केबिन में चला गया। सारांश ने हल्की मुस्कान दी और अपने केबिन में जाकर फाइलें खोल ली। तभी इंटरकॉम बजा। सारांश, मिस्टर रावल आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। ओके, आ रहा हूँ, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई। उस पर बड़ा सा टाइटल था, न्यू जॉइंट प्रोजेक्ट, रावल ग्रुप एक्स मेहता कंस्ट्रक्शन पैट लिमिटेड। सारांश के कदम वहीं थम गए। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। रोनी रावल सामने कुर्सी पर बैठे थे। अरे सारांश, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये नया होटल प्रोजेक्ट हमें मेहता ग्रुप्स के साथ मिलकर करना है, और तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहोगे। सारांश कुछ पल तक बस उन्हें देखता रह गया। सर, उसके शब्द अटक गए। मेहता ग्रुप्स, हाँ, रोनी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर दोनों कंपनियों का फायदा है। तुम्हारे और उनकी टीम के बीच कम्युनिकेशन रहेगा। आज शाम को पहली मीटिंग भी फिक्स है। सारांश ने गहरी सांस ली और होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोला, नो प्रॉब्लम सर, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल इमोशंस की जगह नहीं होती। गुड, रोनी ने सिर हिलाया। मुझे पता था तुम समझदारी से काम लोगे। शाम मीटिंग रूम। सामने बैठा वही आदमी, मिस्टर मेहता, उसके पिता। आज वह प्रोफेशनल सूट में अपने टीममेट के साथ बैठा था। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द छिपा हुआ। दोनों की नजरें जब मिली तो कुछ पल के लिए समय थम गया। 4 साल की दूरी एक पल में सामने आ खड़ी हुई थी। मिस्टर सारांश मेहता, रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी अब ये टीम आपके नेतृत्व में काम करेगी। सारांश ने औपचारिक मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। गुड टू मीट यू, मिस्टर मेहता। आदित्य ने उसका हाथ थामा। कुछ पल के लिए दोनों की उंगलियां थम सी गईं। फिर धीरे से छोड़ा और बोले, प्रोफेशनल काम में इमोशंस की जगह नहीं होनी चाहिए, है ना? सारांश ने बस सिर झुका लिया, जवाब नहीं दिया। मीटिंग शुरू हुई। स्लाइड्स चलती रहीं, नंबर और ग्राफिक्स बदलते रहे, पर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी आदित्य की नजर बेटे के चेहरे पर ठहर जाती, वही तेज नजरें, वही जिद्दी जबड़ा जो बचपन से था। और सारांश की आंखें स्क्रीन पर होते हुए भी पिता की हर हरकत को महसूस कर रही थी। मीटिंग खत्म होने पर जब सब बाहर निकल गए, आदित्य धीरे से बोले, सारांश, बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ऑफ कोर्स सर, सारांश ने औपचारिक लहजे में कहा।
दोनों कमरे के कोने में जाकर खड़े हुए। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा शायद भगवान ने हमें एक और मौका दिया है साथ काम करने का। सारांश ने आंखों में दर्द छिपाते हुए कहा, ये मौका बिजनेस के लिए है, डैड, रिश्तों के लिए नहीं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते बेटा, आदित्य ने धीरे से कहा, बस वक्त की धूल में दब जाते हैं। सारांश ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा सर, उम्मीद है आप भी प्रोफेशनल रहेंगे। आदित्य मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व, दर्द और माफी तीनों थे। तुम अब सच में बड़े हो गए हो। सारांश ने बिना कुछ कहे बाहर कदम बढ़ा दिए। रात ऑफिस की खिड़की के पास। मीटिंग के बाद वह देर तक अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी। वो सोच रहा था, कभी यह शहर उसके सपनों का हिस्सा था और आज वही शहर उसके अतीत का आईना बन गया था। वो जानता था अब इस प्रोजेक्ट के साथ उसे हर दिन अपने अतीत से गुजरना होगा। हर मीटिंग में वो चेहरे देखने होंगे जिनसे उसने रिश्ता तोड़ दिया था। पर शायद यही जिंदगी थी जो सबसे बड़ी सजा भी देती थी और कभी कभी सबसे जरूरी सबक भी। रात लगभग 2:30 बज चुके थे। वशिष्ठ मेंशन के हर कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी। बस ऊपरी मंजिल के कोने वाले कमरे से आती ब्लू और रेड गेमिंग लाइट्स पूरे गलियारे में एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। कमरा वही शुभ का, जहां कभी रातें लंबी नहीं लिखती, बस एक और लेवल जीतने की जिद चलती रहती है। शुभ अपने गेमिंग डेस्क पर झुका हुआ था, चेहरा स्क्रीन की रोशनी में हल्का लाल पड़ गया था। उसकी आंखों में न कोई थकान थी, न रुकने की इच्छा। हेडफोन के अंदर से आती तीखी आवाजें कमरे की खामोशी को काटती हुई निकल रही थी। कवर मी, आई एम गोइंग इन। शुभ की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी कि जैसे किसी जंग का मैदान हो और वो उसका कमांडर। पीछे बिस्तर पर अन्वी बैठी थी, अब नाइट ड्रेस बदल चुकी थी। हल्की कॉटन की लवेंडर नाइट सूट में, बाल खुले, आंखों में थकान और चेहरे पर वो वही भाव जो हर पत्नी के चेहरे पर तब आता है जब पति अपनी दुनिया में खोया हो। वो धीरे धीरे उठी और शुभ के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना हुआ कि उंगलियों की स्पीड और तेज हो गई। अन्वी झुककर उसके कानों से हेडफोन निकाले। शुभ, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। शुभ ने आंखें स्क्रीन से हटाई भी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया। ये बैटल चल रही है, शर्त और गेम दोनों जीतकर मैं सो जाऊंगा। तुम लाइट्स ऑफ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्वी ने हाथ बांधे, उसका चेहरा अब आधा रोशनी में था, आधा साए में। और ये बैटल कितने बजे खत्म होगी तुम्हारी? शुभ ने छोटा सा हम किया, फिर बोला, मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। और उसने फिर हेडफोन लगा लिए। स्क्रीन पर उसकी टीम जीत के करीब थी, लेकिन अन्वी का धैर्य हार के करीब। वो बिना कुछ कहे लाइट्स ऑफ कर बिस्तर पर लेट गई। कमरे में अब बस गेमिंग जोन की रेड और ब्लू नियॉन लाइट्स थी, जो दीवारों पर किसी अधूरी कहानी की तरह परछाइयां बना रही थी। अन्वी ने करवट बदली और शुभ की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही जुनून था जो एक बच्चे के खेल में होता है, फर्क बस इतना कि अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। ये लड़का कभी बड़ा नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। थकान से उसकी पलकें भारी हो गईं और वो उन लाइटों की चमक में ही नींद में डूब गई। चैप्टर 51। अब आगे। सुबह का उजाला। कमरे में हल्की सी सुनहरी धूप झांक रही थी। पर्दे के पार से आती हवा ने शुभ के बिखरे बालों को हिलाया। अन्वी ने धीरे से आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर शुभ पर गई। वो अब भी उसी बच्चे की तरह सो रहा था, चेहरा मासूम, सांसों में शांति। उसने मुस्कुराकर सोचा, इतना डिस्टर्ब करता है, फिर भी नींद में इतना शांत कैसे लग सकता है। उसने धीरे से उसकी बाजू पर से सिर उठाया। शुभ करवट बदला, होठों पर हल्की मुस्कान थी, शायद सपने में भी कोई लेवल जीत गया होगा। अन्वी ने अपनी नींद की लय तोड़ी और धीरे से बिस्तर से उतर गई। नर्म कदमों से चलते हुए वो बालकनी तक गई, पर्दे हटाए। सामने फैला वशिष्ठ मेंशन का गार्डन, हवा में खुशबू और दूर से आती पंछियों की आवाजें। नया दिन, उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, और वही रूटीन। उसने अपने वर्कआउट ट्रैक सूट पहना, बाल बांधे और नीचे जिम की ओर चली गई। जिम में दीवारों पर लगी मोटिवेशनल लाइनें हर सुबह की तरह उसका स्वागत कर रही थी। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उसे कल रात का सीन याद आया। वो शुभ का गेमिंग जोश, उसकी हंसी, और वो छोटी सी बात, तुम लाइट्स ऑफ कर लो। एक मुस्कान उसके होठों पर आई। कभी कभी लगता है हम दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, और फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी है। वर्कआउट खत्म कर वो ऊपर गई, फ्रेश हुई, हल्का मेकअप किया और फिर नीचे किचन की ओर।
वशिष्ठ मेंशन की सुबह हमेशा से भव्य होती थी। सीढ़ियों के दोनों ओर लगाए सिल्वर फ्रेम्ड फैमिली पोर्ट्रेट्स, लॉबी में रखे ताजे फूलों की खुशबू और स्टाफ के हल्के फुल्के कदमों की आहटें। अन्वी जैसे ही किचन में पहुंची, गीता आंटी पहले से ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ कुक नहीं, घर की जान थी। सुप्रभात गीता आंटी, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बहू बिटिया, सुप्रभात। आज तो आप खुद किचन में। अन्वी बोली, सोचा आपकी हेल्प करवा दूं। गीता धीरे से बोली, बहू रानी आप यह मिष्टी मैडम के कारण बोल रही है। अरे आप उनकी क्यों सुनती है? तभी सामने डाइनिंग के पास मिष्टी को देख गीता आंटी ने बात अलाट ली। गीता आंटी बोली, बड़े बाबा के लिए स्पेशल सैंडविच बनवाना पड़ेगा, कल फिर रात को डिनर स्किप किया। अन्वी ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ, वो गेम में बिजी थे। बटलर काका ट्रे में प्लेट सजा रहे थे। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा, बड़े बाबा तो जब गेम खेलते हैं ना, पूरा मेंशन भूल जाते हैं। कल रात मैंने 3 बार कॉफी रखी, हर बार ठंडा हो गया। अन्वी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज मैं खुद उन्हें ब्रेकफास्ट दूंगी। आप मेरी हेल्प करना, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छी लन हूँ, जल्दी सीख जाऊंगी। गीता आंटी ने आंखों में चमक के साथ कहा, अरे, आज तो बड़े बाबा की किस्मत खुलने वाली है। अन्वी ने शर्माते हुए टोका, आंटी प्लीज। वो कॉफी मग्स तैयार करने लगी। खामोशी में बस गैस की सिजल और कॉफी मशीन की विर की आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त ऊपर शुभ की नींद टूटी। सूरज की किरणें उसकी आंखों में गिरी। उसने करवट ली और तकिए के नीचे से फोन निकाला। नोटिफिकेशन कोड ब्लू सर्वर सिक्योर्ड सक्सेसफुली। वो मुस्कुराया, तो मेरी रात की मेहनत काम आ गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज चुके थे। ओह शिट, मीटिंग। वो तुरंत उठकर बाथरूम की ओर भागा। पानी की आवाज गूंजने लगी और नीचे किचन में अन्वी कॉफी कप्स में डाल रही थी। शुभ नीचे आया। बाल अब भी गीले थे और चेहरे पर वही एक्सप्रेशन जैसे वो किसी मिशन से लौटा हो। अन्वी ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉफी मिस्टर गेमर। शुभ ने कप लेते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मिसेस गेमर। अन्वी ने उसे देख कहा, आज मीटिंग है क्या? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कोड ब्लू का रिव्यू। कोड ब्लू। अन्वी ने भौहें चढ़ाई, ये नाम तो कुछ अजीब है। शुभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाम अजीब है, काम नहीं। ये बस एक प्रोजेक्ट है, हाई सिक्योरिटी वाले सर्वर का। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हर प्रोजेक्ट किसी जासूसी मिशन जैसा क्यों लगता है? शुभ झुककर बोला, क्योंकि हर मिशन के पीछे कोई ना कोई अन्वी चौधरी होती है, जो पूछती है कितने बजे खत्म होगा तुम्हारा बैटल। अन्वी ने कप नीचे रखा और हर बार वही जवाब, मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सिर्फ निगाहें बोली, शायद ये रिश्ता भी एक अधूरा बैटल है, जिसे जीतने के लिए दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, साथ में। फॉरेंसिक लैब। दोपहर 1:20 बजे। फॉरेंसिक लैब के ठंडे कमरे में मशीनों की बीप की आवाजें और कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की ब्लू लाइट एक अजीब सी गंभीरता फैला रही थी। अंशी सफेद कोट में, बालों को रबर बैंड से बांधे, सामने रखी फाइलों के ढेर में खोई हुई थी। टेबल पर पड़े केमिकल्स की महक अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शरीर की गंध, खून का नमूना, फॉरेंसिक डाटा, यही उसकी दुनिया थी। दरवाजा खुलने की आवाज हुई। अंदर अंश वत्स आया, लंबा सधा हुआ व्यक्तित्व, आंखों में वही तेज जो हर केस में सच्चाई खोज लाता था। अंश के हाथ में कुछ केस फाइलें थीं। अंशी, उसने गंभीर आवाज में कहा, ये क्राइम सीन की रिपोर्ट्स हैं, पिछले हफ्ते वाले केस की। विक्टिम का नाम रोहन देशमुख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन फोटोज चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रही है। अंशी ने कंप्यूटर की स्क्रीन घुमाई। हाँ, ये रहा डेटा। विक्टिम की मौत का टाइम करीब रात के 1:30 बजे है। शरीर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हिट के निशान हैं, लेकिन कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं। अंश ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब उसे अचानक अटैक किया गया। अंशी ने सिर हिलाया, लगता तो यही है, लेकिन एक बात अजीब है, खून का जो पैटर्न मिला है, वो सजेस्ट करता है कि विक्टिम को किसी ने वहां लाकर रखा। हत्या कहीं और हुई। अंश ने उसकी आंखों में देखा। गुड कैच, डॉक्टर अंशी चौधरी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन अंशी की आंखों में कहीं और की बेचैनी झलक रही थी। बोला, क्या हुआ? तू कुछ परेशान लग रही है। अंशी ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा थकान है। शो? अंश ने दोबारा पूछा। वो मुस्कुरा दी। शो? अंश फाइल लेकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही बीप की आवाजें रह गईं,
और अंशी का मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सारांश का चेहरा था। उस हादसे के बाद जो असर उसके दिल में रह गया था, वो समझ से बाहर था। उसने खुद से धीरे से कहा, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? वो बस एक स्ट्रेंजर है, बस एक एक्सीडेंट। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर वो बस एक अजनबी था, तो जब उसकी आंखों में दर्द देखा तो दिल क्यों कांपा? वो अपनी कुर्सी से उठी, लैब की खिड़की के पास चली गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थी, जैसे हर बूंद उसके मन में जमा सवालों को हिलाकर रख रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं। सारांश का चेहरा सामने आ गया। वो लहूलुहान हालत में भी वो दर्द छिपा रहा था। उस मुस्कान ने शायद कुछ ऐसा कह दिया था जो शब्दों में नहीं था। नहीं अंशी, तू पागल हो रही है। उसने खुद को टोका। वो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई रहस्यमय अतीत वाला आदमी। तुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन दिल ने फिर कहा। फिर भी उसकी आंखों में जो खालीपन था, वो तुझसे अनजान नहीं था। आगे जानने के लिए बने रहिए।